हाँ जी, वेलकम बैक बच्चों। तो देखिए हम लोगों ने एग्जम्पशन अंडर जीएसटी पढ़ना स्टार्ट किया और हमने अभी तक ये पढ़ा कि आखिर एग्जम्पशन क्या होती हैं, जीएसटी के अंदर कैसे आती हैं, ब्ला ब्ला। पहली सर्विस हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया जो एग्जेम्प्ट होती है, चैरिटेबल सर्विसेज या चैरिटेबल एक्टिविटीज बाय चैरिटेबल एंटिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एक्टिविटी प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके लिए कुछ पैसा चार्ज करता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। हमने ये तो देख लिया कि चैरिटेबल एंटिटी कौन होती है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 12 ए या 12 ए बी के अंदर रजिस्टर्ड है। लेकिन हमने ये देखा कि चैरिटेबल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। उसमें एक तो हमने पढ़ा कि चैरिटेबल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ, किस तरीके से, या तो आप केयर काउंसलिंग कर रहे हो, पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हो, इन दोनों में से कोई एक। अब हम चलते हैं, चैरिटेबल एक्टिविटी बहुत सारी है, तो हमें देखना है कौन कौन सी चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं जिनके ऊपर एग्जम्पशन मिल जाती है। तो सेकंड टाइप की चैरिटेबल एक्टिविटी के ऊपर अब हम चलेंगे। ये बोल रहा है अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी, मतलब जो सेक्शन 12 या 12 बी के अंदर रजिस्टर है, अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी चैरिटेबल एक्टिविटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है रिलेटिंग टू एडवांसमेंट, रिलेटिंग टू एडवांसमेंट मतलब उसको फैलाना, प्रमोट करना, बढ़ावा देना। एडवांसमेंट किस चीज का एडवांसमेंट? रिलीजन का या स्पिरिचुअलिटी का या योगा का। अगर कोई ऐसा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, अगर कोई ऐसी चैरिटेबल एंटिटी है जो कि सर्विस देती है, क्या सर्विस देती है? कि वो एडवांसमेंट प्रमोट करती है, एनकरेज करती है, बढ़ावा देती है, स्प्रेड करती है, फैलाती है, रिलीजन को फैलाती है, अपने पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन को या स्पिरिचुअलिटी को या योगा को। अगर, और इसके लिए वो पैसा लेती है, जैसे कोई सेमिनार टाइप कर दिया, कुछ कर दिया और थोड़ा पैसा ले रही है उसके लिए, ये ताम झाम तो लगता ही है ना। आज अगर कोई भी मान लो कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उसने बोला कि भैया फलाने दिन फलानी तारीख को फलानी जगह पे इतने टाइम पे ये किया जाएगा, कुछ भाषणबाजी, कुछ भी प्रमोशन किया जाएगा, बेसिकली रिलीजन का, स्पिरिचुअलिटी का, योगा का, और उसके लिए कुछ पैसा ले रही है वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। जैसे रामदेव बाबा है, मान लो उनका कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो कि सेक्शन 12 या 12 बी के अंदर रजिस्टर है, मान लो, और वो योगा को प्रमोट कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, वो लोगों को योगा सिखा रहे हैं, करवा रहे हैं, थोड़ा उनको प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। इसका कुछ एक अमाउंट वो ले रहे हैं उनसे। तो लॉ बोलता है कि ये एडवांसमेंट हो रहा है योगा का या स्पिरिचुअलिटी का या रिलीजन का, कुछ भी हो रहा है इन तीनों में से एनीथिंग, तो वो एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। आपको समझना पड़ेगा कि रिलीजन का एडवांसमेंट क्या होता है। योगा तो चलो आपको समझ में आता है, योगा से ही होगा। क्वेश्चन ये आता है कि सर रिलीजन का एडवांसमेंट क्या होता है या स्पिरिचुअलिटी का एडवांसमेंट क्या होता है। आराम से समझिएगा, रिलीजन का एडवांसमेंट क्या होता है। देखो आपने ना बहुत बार देखा होगा, लोग अपने रिलीजन के बारे में लोगों को बताते हैं और बोलते हैं कि इसे फॉलो करो आप। जैसे मैं आपको एक इसका ना बेस्ट एग्जांपल देता हूं, बेस्ट एग्जांपल पता है, अभी कुछ टाइम पहले मैं मेरी मॉम के साथ में दार्जिलिंग घूमने गया। दार्जिलिंग प्लस गैंगटॉक, और उसके बीच में पेलिंग नाम की जगह आती है, गांव है एक बड़ा सुंदर प्यारा सा, टूरिस्ट टूरिज्म के लिए फेमस है। तो हम ये तीन जगह पर गए, मैं मेरी मॉम के साथ गया। अच्छा पता है आपको एक और चीज बताऊं, बहुत बार क्या होता है, बहुत बार ना कोई आदमी मम्मी के साथ या पापा के साथ, बड़े भाई बहन भाभी के साथ कभी जाता है कहीं और वो ये बताता है किसी को, तो वो बोलता है नॉर्मली
कि यार मेरी मम्मी मेरे साथ गई, मेरे पापा मेरे साथ गए। गलत है। हम कभी इतने बड़े नहीं बन पाएंगे, हमें कभी इतना बड़ा नहीं बनना है कि हमारी मम्मी हमारे साथ जाए, हमारे पिताजी हमारे साथ जाए। हम इतने बड़े हो सकते हैं कि हम उनको लेकर जाएंगे? नहीं। हमें हमेशा उतना ही छोटा रहना है कि मैं मेरी मम्मी के साथ गया, मेरी माँ मुझे लेकर गई, मेरे पिताजी मुझे लेकर गए, मैं नहीं लेकर गया उनको। चाहे मैं कितना ही कमा रहा हूं, चाहे उनकी उम्र ज्यादा है, चाहे चलने में मैं शायद समर्थ हूं, वो नहीं है, वो उनको सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे हैं, मैं चढ़ लेता हूं, उम्र है अभी साथ दे रही है। पर हमेशा क्या बोलेंगे अपन? हमेशा बोलेंगे कि यार मैं मेरी मॉम के साथ गया, पिताजी के साथ गया। खैर, तो मैं मॉम के साथ में दार्जिलिंग गया और गैंगटॉक के टूर पर गया, पेलिंग भी गया। तो हमने एक टैक्सी बुक, हमने एक एजेंसीज जो होती है ना ट्रैवल वाली, क्योंकि मैं जानता नहीं था हम राजस्थान से जा रहे हैं, तो मेरे को आइडिया नहीं था। तो मैंने पहले ही कोई एजेंसी थी जो ट्रैवलिंग सर्विस, टूर एंड ट्रैवल की सर्विस देती है, मैंने उनसे बात कर ली थी कि भाई आप हमारा पैकेज बनाओ, हमें यहाँ घूमना है, बताइए क्या पैसा है वो बताइए, गाड़ी वाड़ी का आप ही देखोगे और होटल का आप देखोगे, अच्छा होटल होना चाहिए, ये वो 5 स्टार, ये वो। ऐसे करके मैंने पूरा पैकेज बनवा लिया। पैकेज बना करीबन, जो भी बन गया 80-90 हजार का। तो हम वहाँ उतरे बागडोगरा एयरपोर्ट पर, गाड़ी आ गई लेने के लिए। फिर उसके बाद में हम दार्जिलिंग घूमे। दार्जिलिंग मुझे अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया मुझे दार्जिलिंग को, गंदा लगा मुझे। शायद गंदा इसलिए हो गया कि फेमस हो गया था टूरिज्म के लिए, ज्यादा लोग आने लगे तो बहुत गंदा लगा, ऐसा लगा पता नहीं चाइना की किसी गंदी सी गली में आ गया हूं क्या मैं। गैंगटॉक अच्छा लगा मुझे, पेलिंग अच्छा लगा, गैंगटॉक अच्छा लगा। वहां पर हमने एक चीज देखी, वहां पर ना बुद्ध, बुद्धा के बड़े बड़े, क्या बोलेंगे उनको, स्तूपास थे, बड़ी बड़ी मूर्तियां थी। मतलब इतनी बड़ी मूर्ति थी ना, इतनी बड़ी मूर्ति थी कि मैं, बहुत बड़ी मूर्ति थी, बहुत ज्यादा। मतलब शायद वो मुझे 50 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रही थी, आई गेस, शायद। रास्ते बड़े उबड़ खाबड़ थे। तो हमारा जो टैक्सी चला रहा था ना बंदा, मैंने उस ड्राइवर साहब से पूछा। अच्छा, ड्राइवर की भी कहानी है। वो मुझे लगा कोई बच्चा है 20-22 साल का, बाल कटा रखे थे, पतला एकदम। पता लगा कि वो 36 ईयर्स का है और उसका बच्चा भी है। मैंने कहा यार तुम तो मेरे से भी बड़े हो, मेरी दाढ़ी सफेद है, मैं बूढ़ा लगता हूँ, तुम तो ऐसे लगते हो 20-22 साल के बच्चे से लगते हो, मैं तो अभी तू बोलने वाला था आपको। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार भैया ये देख रहा हूं मैं बुद्धा के बहुत ज्यादा है यहाँ पर, जहां देखो बुद्ध की मोनास्ट्री बना रखी है, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं जिनमें शायद करोड़ों रुपया लगाया होगा। उसने पता है मेरे को क्या बोला? उसने बोला सर ये रिलीजन को प्रमोट करते हैं ना अपने, फैलाते हैं। मैंने कहा क्यों? बोला सर देखो, जिसका रिलीजन के अंदर लोग कम होते हैं, माइनॉरिटी, आप माइनॉरिटी को ना ऐसे नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ धर्म और उसके बेसिस पे, मैं समझा रहा हूँ आपको एक लॉजिक। बोला सर देखो, जैसे जैन लोग होते हैं ना, अब देखो जैन लोग ज्यादा नहीं है ना, तो वो चाहते हैं ना कि हमारा धर्म फैले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जैन में आ जाएं, समझें जैन की अहमियत को, बुद्धा की। तो बोला ये लोग फैलाते हैं ना सर इनको, तो जैसे आज हिंदू है, हिंदू तो कितना ज्यादा है ना, हम भी फैलाते हैं, पर कितना ज्यादा है ना, अपन तो मेजोरिटी में बैठे हुए हैं। हर बंदा सुबह उठ के, आप देखोगे तो राम राम बोलता है। बड़ी बड़ी सिटीज में चलो गुड मॉर्निंग और ये सब आ गया है, अदरवाइज तो आप, जैसे आज मैं हूं, मैं भी सुबह उठता हूं ना, इवन हमारे घर में हम राम राम बोलते हैं। मैं मम्मी को बोलता हूँ राधे राधे राम राम, हमारे बच्चों को हमने बोल रहा है कि गुड मॉर्निंग चलो ठीक है, लेकिन आपको जय श्री राम बोलने का है, राधे राधे बोलने का है। तो बोला ये तो फैला हुआ है, लेकिन जो ऐसे रिलीजन होते हैं ना जो कम होते हैं, जिनमें लोग कम होते हैं, डर लगता है कल को बंदी ना हो जाए कहीं, वो लोग अपने रिलीजन के महत्व को बताते हैं, लोगों को एनकरेज करते हैं, आइए हमें ज्वाइन कीजिए। तो सर अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी है जो सेक्शन 12 AA या 12 AB में रजिस्टर है, और वो सर्विस प्रोवाइड करती है एडवांसमेंट का, कहीं कहीं पर जैसे कोई सेमिनार्स लगवा दिए गए, कहीं पे कुछ लगवा दिया गया, टेंट, और फीस ली जा रही है एक छोटी सी, और आपको अपने रिलीजन के बारे में बताया जा रहा है,
आपको उसकी अच्छाइयाँ बताई जा रही हैं, प्रमोट किया जा रहा है कि आप इसे जॉइन कीजिए, आपको फ़ायदा होगा, ये वो। उसे बोलते हैं एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन। मैंने यहाँ पर ये लिखा भी है। एसेंशियली इट रेफर्स टू टेकिंग स्टेप्स, मतलब एक आप स्टेप ले रहे हो अपने रिलीजन के, अपने रिलीजियस सिस्टम को लोगों को समझाने का कि हमारी रिलीजियस सिस्टम में क्या होता है और क्या नहीं होता है, क्यों हमारा रिलीजियस सिस्टम अच्छा है, क्यों हमारा रिलीजियस सिस्टम अच्छा नहीं है। आप उसे प्रमोट करना चाहते हो कि लोगों को आपका रिलीजन समझ में आए और वो उसे ज्वाइन करें, उस रिलीजन को ज्वाइन करें, ताकि वो ज्यादा ज्यादा हद तक फैल सके। अगर कोई ऐसा एंटिटी है जो चैरिटेबल एंटिटी है और वो रिलीजन के एडवांसमेंट की सर्विस देता है और उसका कुछ पैसा लेता है, तो फिर उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एक आता है एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी पर भी नहीं लगता है सर। ये स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है, आपने देखा है कभी कभी कुछ ऐसे ओशो है। ओशो तो पता नहीं आप लोगों को पता होगा नहीं होगा, आप लोगों की एज कम है। ओशो आप लोगों के लिए, ओशो बड़ा, ओशो एक ऐसा इंसान था जिसको पता है आपको, जाने कितनी सारी कंट्रीज ने उनको बैन कर दिया। बोलते हैं कि ओशो इंसान नहीं, एक सोच था जो आदमी को ना, मतलब ऐसे दिमाग एकदम इंटेलेक्चुअल कर देता था। ओशो अपना देश बनाने जा रहा था। एक वक्त ऐसा आ गया था कि इस पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट बन सकती है वो ओशो की गवर्नमेंट बन, अकेला इंसान एक देश बना देगा और गवर्नमेंट, मतलब इतना फैल गया। स्पिरिचुअलिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बोलता है ना कि यार भगवान से सीधा कनेक्शन, मेडिटेशन, भगवान तुम्हारे अंदर है, झांको तुम्हारे अंदर, देखो तुम्हें वो अंधेरा दिखाई दे रहा है, देखो उसमें जो जो एक तुम्हें उजाला नजर आया वही है, शिव ही सच है, फलाना है स्पिरिचुअलिटी, कि हम उससे भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, भगवान ये है, फलाना ये है, उसे स्पिरिचुअलिटी बोला जाता है। पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूं मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है इसका। एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है कि एक आदमी हायर पावर से कनेक्ट हो रहा है, कि अब तो मैं उससे मिल गया हूँ, उससे बातचीत करता हूँ, भगवान मेरी सुनता है, मैं भगवान का बालक और बच्चा हूँ, फलाना हूँ, ढीकना हूँ, है ना। जब आपको ये चीजें समझ में आ जाती हैं, उसे स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन और कनेक्ट करना भगवान के साथ में, इसको तो बहुत सारी चैरिटेबल एंटिटीज ऐसी होती है। आप कभी ना, मैं आपको दिखाऊं, आप इंस्टाग्राम पर देखना, आप ना कभी इंस्टाग्राम पर जाना, इंस्टाग्राम पर दिखाई देगा आपको कि एक कमरा है, कमरे के अंदर कुछ लोग बैठे हैं, ज्यादातर ये औरतों के साथ में होता है, बड़े घर की औरत है। और मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं बहुत पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ। आपको ऐसा लगे कि सर कोई सरकाज्म, सरकास्टिक नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। बट समझाने के लिए मेरे को मेरे शब्द यूज करने ही पड़ेंगे, मैं क्या करूँ। बड़े बड़े करके मतलब हायर, जो इकोनॉमिकली जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप देखिएगा इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिलेगा, औरत रो रही है बहुत, जैसे उसके अंदर से पता नहीं क्या कुछ बहुत बड़ा दिमाग में बोझ था, वो कनेक्ट करते हैं इंसान को। जैसे मैं बहुत बार सोचता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ कि यार हम दिन भर मेहनत करते हैं, मैं सुबह 4 बजे, मेरी आदत है मैं रात को क्लास लेता हूँ, जैसे अभी भी इस वक्त भी रात के 3 बज रहे हैं, सब सो रही है पूरी दुनिया, मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरे घर में सब सो रहे हैं, नीचे मॉम, भैया, भाभी, बच्चे, मैं क्लास ले रहा हूँ अपने स्टूडियो के अंदर। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार मोहित, तू इतनी मेहनत करता है, ये करता है, वो करता है, कल को अगर डेथ हो गई, कल को तेरी डेथ हो गई, सब खत्म। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं हमेशा से सोचता था कि यार मैं पैसा कमाऊंगा बहुत, और पैसा कमा के ना मेरे मम्मी पापा को बहुत घुमाऊंगा, हर किसी का सपना होता है ना। अब क्या हुआ, हम पढ़ाने लगे, ऑफलाइन उस वक्त चलता था, इसमें बिजी होते चले गए। पिताजी को डायबिटीज थी, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, और पिताजी चले गए। 2018 में पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मुझे रियलाइज हुआ, अरे बाप रे। अच्छा, हमारे पिताजी का पॉलिटिक्स में नाम था, मतलब बहुत बड़ा ऐसे नहीं, लेकिन जो अपने यहाँ का एरिया होता है ना, गांव में नगर पालिका, पंचायत समिति, उसमें अब अच्छी इज्जत थी कि हम रोड पर जाएं तो 4 लोग हमारे पिताजी के नाम से हमको पहचान जाते हैं कि फलाने का बेटा है। सेंस ऑफ एक
प्राउड मुंह में फील होता है ना कि यार हमारे पिताजी को दुनिया जानती है, भाई इज्जत देती है, हमको इज्जत दे रही है। पिताजी चले गए, सडनली मुझे लगा कि यार इतनी पूरी जिंदगी मेहनत करी और चले गए, मतलब ये। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं फिर ना, जैसे मेरे को भी लगता है यार कल को मैं डेथ हो गई, इन बाय एनी चांस अगर मेरी कुछ भी डेथ हो गई तो खत्म है किस्सा। मतलब इतनी जो मेहनत मेहनत करी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, थोड़े दिन बाद में फिर सब पूछना भूल जाएंगे हमको, आगे बढ़ जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि मैं कनेक्ट हो गया भगवान से, कि नहीं जिंदगी का तो उद्देश्य क्या ही है, जिंदगी तो ऐसी है वैसी है, एक ना एक दिन तो ये शरीर मिट्टी में। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, मतलब आप हायर पावर से कनेक्ट कर रहे हो कि यार भगवान ने ये दुनिया बनाई है, ये है फलाना। उसका अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एडवांसमेंट कर रहा है ना, उसको बोला जाता है एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और एक होता है योगा। तो अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन तीन में से किसी का भी एडवांसमेंट, प्रमोशन, एनकरेजमेंट प्रमोट करता है, फैलाता है, स्प्रेड करता है पॉजिटिव सेंस में, तो उसके लिए अगर कुछ पैसा चार्ज कर रहा है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। अब एक क्वेश्चन आता है, एक बार एक बच्चा मेरे पास में आया। बच्चे ने बोला कि सर मैं रामदेव बाबा के, बोला सर मैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्या हुआ बच्चों, आपने देखा होगा रामदेव बाबा का ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका नाम बोल रहा हूं अभी, वहां पर 7 या 10 दिन के लिए आप एडमिशन ले लो और वहां पर वहां के हिसाब से रहना पड़ता है आपको, वहां के हिसाब से आपको खाना मिलेगा, वहां एक्सरसाइज मिलेगी, दिनचर्या। ज्यादातर वो लोग जाते हैं जो, जैसे मेरी मॉम है, उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, और मेरी मासी है उनका भी। तो मेरी मासी जी बोले कि तुम मेरे को, मासी जी को और मम्मी को वहाँ एडमिशन करा के आ जा वहाँ पे। तो वहाँ ऐसे 9-10 दिन का रहता है, 7-8 दिन 9-10 दिन का रहता है। वहाँ पे उनको एक कमरा दिया जाता है प्रॉपर बढ़िया, और सुबह 4 बजे उनको पूरा टाइम टेबल दिया जाता है। तो वहाँ पे बेसिकली योगा कराया जाता है और अच्छा खाना दिया जाता है, सात्विक खाना, ताकि वो वजन वजन घटे और वो सब। और फिर बोला जाता है कि देखो इससे आपका बहुत फायदा हुआ, 7-8 दिन में ही आपको मजे आ गए, अब आप इसे जिंदगी में फॉलो कीजिए। मेरा क्वेश्चन क्या है आपको, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बार एक स्टूडेंट आया मेरे पास में, और स्टूडेंट आकर बोला कि सर हमारे यहाँ पर ना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो योगा की सर्विस देता है। मैंने कहा ठीक है। बोला सर वहां पर ना वो कुछ खाने का भी है, उसके यहाँ पे खाने का पीने का ऐसा भी मिलता है। तो सर वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो योगा का एडवांसमेंट कर रहा है, जो हमसे योगा की फीस लेता है, वो कुछ खाने पीने का भी देता है, तो इस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मैंने क्या बोला उससे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला ये बताओ तुम्हारा जो वो ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बोला सर मेन ऑब्जेक्टिव तो योगा है, या मेन ऑब्जेक्टिव तो रिलीजन का प्रमोशन है, या स्पिरिचुअलिटी का प्रमोशन है। वो तो वहां पर बस उसने इसको सपोर्ट करने के लिए कि कोई आदमी आ रहा है, वहां 10 दिन रह रहा है, योगा कर रहा है, तो 10 दिन। अब रामदेव बाबा के यहाँ पर हम जा रहे हैं, हम जा तो रहे हैं योगा करने के लिए, हम जा तो रहे हैं कि रामदेव बाबा हमें एक्सरसाइज सिखाएंगे, योगा सिखाएंगे, हमारा शरीर सही होगा, बैक पेन चला जाएगा, वजन कम हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, यंग हो जाएंगे, सलमान खान बन जाऊंगा, उसलिए जा रहा हूं मैं। पर वहां रहूंगा तो कुछ खाऊंगा पीऊंगा, भाई छोटी मोटी चीजें तो जो नेसेसरी चीजें वो प्रोवाइड करी जा रही हैं। लेकिन उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव योगा है, या रिलीजन है, या स्पिरिचुअलिटी है? ये जो खाना पीना या अदर चीजें कराई जा रही है ना, वो तो सिर्फ उसको सपोर्ट करने के लिए कराई जा रही है, उस योगा को, स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन को सपोर्ट करने के लिए कराई जा रही है। मेन इंटेंशन तो हमारा योगा, रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी है। लॉ बोलता है कि सुनो, अगर ऐसा है और वो ऑर्गेनाइजेशन मेन ऑब्जेक्ट है उसका योगा, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, इनमें से कोई एक, और लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए वो कुछ खाना पीना ऐसा कुछ आपको दे रहा है, तो इसे हम कंपोजिट सप्लाई मान लेंगे, और इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
वैसे तो नॉर्मली आप कुछ खाने का खरीदोगे तो जीएसटी लगता है, कुछ पीने का खरीदोगे जीएसटी लगता है, लेकिन वो आप कहां से ले रहे हो? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है जो जिसका मेन इंटेंशन है योगा का एडवांसमेंट करना या रिलीजन का एडवांसमेंट करना या स्पिरिचुअलिटी का एडवांसमेंट करना, और इसको सपोर्ट करने के लिए वो कुछ खाने पीने की चीजें दे रहा है जिसका वो पैसा ले रहा है, तो माना जाएगा कि ये कंपोजिट सप्लाई है। मतलब ये मेन सप्लाई है, योगा वोगा जो है वो मेन सप्लाई है। कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है? दो चीजों को मिलाकर जब हम देते हैं, दो चीजों को मिलाकर जब हम सप्लाई करते हैं वो कंपोजिट सप्लाई कहलाती है। उसमें जो मेन चीज है ना, उसकी जो जीएसटी रेट है वो दूसरी वाली सेकेंडरी की जीएसटी भी उस पर सेम लगती है। जैसे इसके ऊपर अगर 18% जीएसटी रेट टैक्स लग रहा होता और इसके ऊपर नॉर्मली 9% लगता है खाने पीने पे, लेकिन क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है तो इस पर भी 18% ही लगता। हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में कंपोजिट सप्लाई, नेक्स्ट चैप्टर जो है। लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं इस चीज को? मैं आपसे यह बोल रहा हूं कि अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन ऑब्जेक्टिव रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी या योगा को प्रमोट करना है, वो तो बस उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स, मतलब रहने के लिए जगह दे रहा है। आज सपोज करो ना, आप चले गए उत्तराखंड के अंदर एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो योगा कराता है, आप वहां पर चले गए, अब वहां 3 दिन के लिए चले गए, तो भैया वो आपको सुबह 9 बजे से 6 बजे तक आपको योगा करा रहा है, उसके बाद रुकने के लिए जगह भी तो देगा, तो आपको रेजिडेंशियल रहने को भी तो दे रहा है, कैंप वैम्प भी तो लगा रहा है, या आपको कुछ खाने पीने का भी दे, कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना वहां पर। अगर प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी मतलब मेन एक्टिविटी रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी या योगा है, तो माना जाएगा कि ये कर तो एक्चुअली में रिलीजन स्पिरिचुअलिटी या योगा का एडवांसमेंट कर रहे हैं। वो तो जो रहने के लिए घर दे रहे हैं या कमरा दे रहे हैं या कैंप दे रहे हैं या खाने पीने का दे रहे हैं या ओढ़ने की चादर दे रहे हैं या लेटने का गद्दा तकिया दे, XYZ, वो तो बस सपोर्टिंग है। मेन तो योगा स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन है भैया, तो फिर एग्जेम्प्ट होगा, वो भी एग्जेम्प्ट होगा जो आपको एडिशनली साथ में दिया जा रहा है। लेकिन एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, खुद को सेक्शन 12AA या 12AB के अंदर रजिस्टर करा लिया एज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और वो बोलता है कि मैं योगा का एडवांसमेंट करता हूं, वो बोलता है कि मैं रिलीजन का एडवांसमेंट करता हूं, वो बोलता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी का एडवांसमेंट करता हूं, और अंदर जाकर देखो तो नजारा ही कुछ और है। योगा के नाम पे तो बस ऐसा ही पिल फाड़ा हुआ है, असलियत में जाकर देखो तो डांसिंग होती है, असलियत में वहां पर जिम की एक्सरसाइजेस होती हैं, वो नहीं। वहां पर आपका मेन एक्टिविटी योगा नहीं है, वहां आपका मेन एक्टिविटी रिलीजन नहीं है, वहां आपका मेन एक्टिविटी स्पिरिचुअलिटी नहीं है, बल्कि वहां पर तो जो दूसरा काम किया जा रहा है वो आपकी मेन एक्टिविटी है। लॉ बोलता है मैं पागल नहीं हूं, जीएसटी लॉ ये बोलता है कि मैं पागल नहीं हूं। तुमने खुद को चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह 12AA या 12AB में रजिस्टर करवाया, तुमने बोला कि तुम योगा का या रिलीजन का या स्पिरिचुअलिटी का एडवांसमेंट करते हो, जबकि अंदर जाकर जब हम देखते हैं तुम्हारे यहां पर, तब हमें पता चलता है योगा का तो बस तुमने नाम है, ऊपर चादर ओढ़ी हुई है, योगा का तो नकाब ओढ़ा हुआ है तुमने, जबकि असलियत में तो यहां जुम्बा चल रहा है सर, यहां डांसिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, फिटनेस चल रही है। मतलब तुम कर तो टैक्सेबल सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन टैक्स बचाना चाहते हो, झूठ तरीके से बोल रहे हो हम योगा को एडवांसमेंट प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन योगा या स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन का प्रमोशन एडवांसमेंट कर रहा है और उसकी वजह से कुछ सपोर्टिंग एक्टिविटीज दे रहा है जिनका अलग से पैसा ले रहा है, कि रहने को कमरा दे रहा है, बोला साहब आप 4 दिन के लिए हमारे यहां पर आए हो, आप रामदेव बाबा के यहां पर चले जाओगे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको नाम बताऊंगा उसका, रामदेव बाबा के यहां पर चले गए, 7 दिन का आपने पैकेज उठाया वहां पर कि मैं वहां पर जाकर योगा करूंगा। अब रहोगे भी तो सही ना वहां पर, वो सुबह रामदेव बाबा 4 बजे बुला लेते हैं योगा करने के लिए, तो रहोगे भी तो वहीं पर ही ना आप, रहने का कुछ एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है। गवर्नमेंट आपसे बोल रही है कि इनका रामदेव बाबा का मेन इंटेंशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का मेन इंटेंशन योगा है, लेकिन वो रुकने के लिए आपको कुछ रेजिडेंशियल हॉल दे रहा है या कमरा दे रहा है या कोई कैंप दे रहा है, कुछ भी है, वो कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी। वो जो कमरा दिया गया है रहने के लिए, उसका जो पैसा लिया गया है वो भी एग्जेम्प्ट मान लिया जाएगा, अगर आपका मेन इंटेंशन योगा है।
लेकिन अगर रामदेव बाबा बोले मैं योगा का एडवांसमेंट करता हूं और अंदर जाकर पता चले कि पिज्जा चल रहा है, बर्गर चल रहा है, फलाना चल रहा है, डांसिंग चल रही है, थिएटर चल रहा है, एनिमल मूवी लगी हुई है और फलानी मूवी लगी हुई है, ढीकना मूवी लगी हुई है, तो फिर पता चलेगा अरे ये तो मेन इंटेंशन योगा है ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन है ही नहीं। तो भैया ऐसा है कि अब आपके ऊपर टैक्स लगेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो देखो मैंने यहां पर ये चीज क्लियरली लिखी भी हुई है, मैंने यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है। अगर कुछ अदर एस्पेक्ट्स, मतलब अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अगर योगा का, स्पिरिचुअलिटी का या फिर रिलीजन का एडवांसमेंट करता है और उसकी वजह से उसे अलग भी सर्विस देनी पड़ रही है, जैसे रहने के लिए या कोई कैंप देना पड़ रहा है, खाने पीने का कुछ देना पड़ रहा है, तो फिर उसमें अगर मेन इंटेंशन यही तीन है, इन तीनों में से कोई एक, बाकी तो जो है वो बस सपोर्ट करने के लिए देना पड़ रहा है, तो फिर एग्जेम्प्ट है। जो रिलीजन के लिए पैसा लिया वो भी एग्जेम्प्ट है, और रिलीजन को सपोर्ट करने के लिए जो दूसरी एक्टिविटी, रहने को घर दिया, कैंप दिया, वो भी एग्जेम्प्ट है, उसका पैसे के ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। कंपोजिट सप्लाई मान ली जाएगी, माना जाएगा मेन सप्लाई रिलीजन की है, रिलीजन का एडवांसमेंट है, और उसको सपोर्ट करने के लिए ये सेकेंडरी सप्लाई है, तो दोनों को कंपोजिट बनाते हुए कंप्लीट एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। लेकिन पता चला अंदर जाकर तो फिटनेस क्लासेस या ये सब चल रहा है और योगा का तो सिर्फ नाम है, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। स्टूडेंट बोलता है सर अब तक जितना आपने पढ़ाया वो मेरे को समझ में आया। सर आपने मेरे को अभी तक बोला कि अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी चैरिटेबल एक्टिविटी सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। आपने चैरिटेबल एंटिटी क्या है? जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर सेक्शन 12 AA या 12 AB के अंदर रजिस्टर है। फिर आपने बोला चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या है? दो एक्टिविटीज आपने मेरे को समझाई। एक तो लास्ट क्लास में आपने बोला कि एक्टिविटीज जो पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड है, केयर काउंसलिंग कर रहे हो या अवेयरनेस फैला रहे हो, पब्लिक अवेयरनेस। दूसरा अभी आपने एडवांसमेंट बोला, किस चीज का? योगा का, स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन। तीनों का मीनिंग आपने हमें समझाया। इनका एडवांसमेंट कर रहे हो और पैसा ले रहे हो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एग्जेम्प्ट है। इनका एडवांसमेंट कर रहे हैं, मेन इंटेंशन इनका एडवांसमेंट करना ही है, लेकिन सपोर्ट के लिए कुछ और एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जा रही है और वो जरूरी है, उसके बिना ये मेन इंटेंशन पूरा नहीं हो पाएगा। और उस अदर एक्टिविटी के लिए पैसा लिया जा रहा है, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कंपोजिट सप्लाई बना के ये मेन इंटेंशन मान लिया जाएगा। लेकिन पता चला आप योगा के नाम पे डांस करा रहे हो, जिम की सर्विस दे रहे हो, वो गलत है, स्पा की सर्विस दे रहे हो, वो गलत। फिर वो मेन इंटेंशन आपका इन तीनों में से कुछ एक था नहीं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने बोला था ना, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अगर चैरिटेबल एक्टिविटी देता है तो ये एग्जेम्प्ट है, चैरिटेबल सर्विस देता है। नॉन चैरिटेबल सर्विस देगा तो एग्जेम्प्ट नहीं है। तो ये जो वो म्यूजिक व्यूजिक की जो सर्विस दे रहा है, जिसमें मेन इंटेंशन इन तीनों में से कोई एक है ही नहीं, तो फिर वो नॉन चैरिटेबल एक्टिविटी मानी जाएगी, टैक्स लग जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई, इसके अलावा और क्या होती है चैरिटेबल एक्टिविटी? हाँ अभी हम और देखेंगे, आपको टेंशन लेने की दिक्कत यहां तक है नहीं। मेरे को एक बात बताओ, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? अब हम चल रहे हैं और ऐसी कौन कौन सी चैरिटेबल एक्टिविटीज सर्विसेज है जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंटिटी देगी तो वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा। अब देखिए, ये बोल रहा है कि अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट चैरिटेबल एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी है? एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम एंड स्किल डेवलपमेंट, मतलब ऐसे प्रोग्राम्स लगाई जा रही हैं जिनसे स्किल्स डेवलप होती हैं, ट्रेनिंग मिलती है, एजुकेशनल है वो, ज्ञानवर्धक, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट बोलता है अच्छा सर, अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल एंटिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही है और उसके लिए कुछ पैसा ले रही है, तो वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो चैरिटेबल एक्टिविटी है जिसके अंदर एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट की जा रही है, वो पब्लिक में किसी को भी कर रहा है।
ऐसा नहीं है कि बंदर को सिखाया जा रहा है कि सर्कस में उछलते कूदते कैसे, ऐसा नहीं। वो एजुकेशन, वो स्किल डेवलपमेंट नहीं। किसको दी जा रही है ये एजुकेशनल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट की सर्विस किसको दी जा रही है? ये दी जा रही है चिल्ड्रन को। कौन से चिल्ड्रन? वो जो अबेंडेंड है। अबेंडेंड का मतलब जिनको घर से निकाल दिया, या ऑर्फन जिसके माँ बाप नहीं है जिंदा, या होमलेस या जिसके पास घर नहीं है, या ऐसे पर्सन्स को जो फिजिकली या मेंटली अब्यूज्ड है। फिजिकली अब्यूज्ड का मतलब होता है कि किसी ने किसी के साथ में फिजिकली कुछ गलत किया, किसी के मुंह पे तेजाब डाल दिया, एसिड फेंक दिया, रेप कर दिया, मेंटली अब्यूज कर दिया, बहुत सारे लोगों पे दबाव बना। आपने देखा होगा ना, लोग पागल हो जाते हैं, एक्सट्रीम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको मेंटली अब्यूज किया गया था। अब मैं आपसे रोज बोलूं डेली, आप में तो काबिलियत ही नहीं है, आप तो बेकार हो, आप तो जिंदगी में ऐसे ही आ गए हो, दुनिया पर बोझ हो, आप तो ये हो। एक दिन शायद ऐसा आएगा कि आप पागल ही हो जाओगे, क्योंकि मेंटली अब्यूज किया जा रहा है, बार बार आपकी साइकोलॉजी पर अफेक्ट किया जा रहा है। या ऐसे लोग जो ट्रोमा में चले जाते हैं, बचपन में कुछ ट्रोमा लग गया, पागल हो गए, है ना। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो है, तो फिजिकली उसके साथ कुछ गलत हुआ है या उसके साथ मेंटली कुछ गलत हुआ है, वो ट्रोमेटाइज्ड है, और उनके एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस दे रहा है, पैसा ले रहा है, वो एग्जाम। या प्रिजनर्स के, क्योंकि प्रिजनर क्या होता है, आज जेल में जब आप चले जाते हो ना और बाहर आते हो, तो आपको बड़ा डर लगता है। पता है, जब कोई बंदा जेल से बाहर आता है तो वो ये चाहता होगा, शायद मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद वो ऐसा चाहता होगा कि यार मैं जब जेल से बाहर जाऊं तो मुझे कोई मेरा जानने वाला तो ना मिले, मुझे इस दुनिया में सब अनजान लोग ही मिले और मेरी जिंदगी में एक नई सिरे से शुरू करूं। तो उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारा कुछ करवाया जाता है, अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ करवा रहा है। या फिर वो पर्सन जो रूरल एरिया में रहता है, पहली कंडीशन। दूसरा, उसकी एज जो है वो 65 ईयर्स से ज्यादा है। मतलब कोई व्यक्ति है जो बूढ़ा हो गया है, रूरल एरिया में रहता है, 65 साल से ज्यादा की उम्र है, और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए कुछ करवाया जा रहा है। तो इन चारों में से अगर कुछ भी करवाया जा रहा है, एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन करवाता है, तो वो एग्जेम्प्ट माना जाता है। सर, इन चार के अलावा अगर किसी और के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट करवाया जा रहा है, तो फिर उस केस में वो टैक्सेबल माना जाएगा, उस केस में वो एग्जेम्प्ट नहीं माना जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को तो यहां पर ये बात समझ में आ गई। तो अभी तक मेरे को सर आपने 3 चैरिटेबल एक्टिविटीज समझाई, तीनों समझ में आ गई। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा मैंने बहुत डिटेल में आपके जो मटेरियल में लिखा है ना, स्टडी मटेरियल में, उससे भी ज्यादा डिटेल में जाकर, क्योंकि एक्चुअली में पता क्या होता है, स्टूडेंट को ना बस यही बता दिया जाता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो एग्जाम्प्ट है, ऐसा हो रहा है तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन या क्लैरिटी नहीं दी पाती। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो बड़ा कंफ्यूजिंग आता है, बच्चा बोलता है ये एग्जाम्प्ट होगा कि नहीं होगा। हमने उसको एक एक चीज को पूरा यहां पे ले हुआ है। अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी, कौन सी चैरिटेबल एक्टिविटी दे रही है? एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने की, वाटरशेड को, फॉरेस्ट को, होता है ना कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। आप देखिए, जैसा बहुत बार होता है ना कि ये एरिया है, यहां पर ये वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, यहां पर आप घर वर नहीं ले सकते, शिकार नहीं कर सकते। वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके प्रिजर्वेशन के लिए काम कर रहा है, और वो कुछ पैसा चार्ज करता है, तो भैया उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से देखिएगा, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर एक नोट पढ़ने जा रहा हूं। अभी जो आपके लॉ में, जो आपके मटेरियल में लिखा है ना, वो यहां पे खत्म हो जाता है कि साहब ये चैरिटेबल एक्टिविटीज है जो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है, तो एग्जाम्प्ट है। बट इनकी अब हम क्लैरिटी देखेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम उसे सॉल्व कर पाए। अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी नॉन चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे ग्रांट ऑफ एडवर्टाइजिंग राइट्स ईदर इन प्रेमिस और पब्लिकेशन, सपोज करो मैं एक चैरिटेबल एंटिटी है, चैरिटेबल एंटिटी
का खुद का एक प्रीमाइस है। प्रीमाइस का मतलब बिल्डिंग है उसकी, जहां उसका ऑफिस है, और वो कोई पब्लिकेशन निकालता है, मान लो निकालता है, जो कि बहुत चलती है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। अब अगर कोई पर्सन है, वो ये बोल रहा है कि मेरा एडवर्टाइजमेंट कर दो। वो आया, जेठिया आया, जेठालाल, और जेठालाल बोला कि यार आप ना मेरी घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रमोशन कर दो अपनी प्रीमिस के अंदर ना, यहाँ पर एक मेरा ऐसा बैनर लगा दो, लिख दो जेठालाल फलाना ढीकना। बहुत सारे लोग डोनेशन करते हैं ना, डोनेशन करते हैं बहुत सारे लोग। तो डोनेशन किया, अब बोला यहाँ पे लिख दो घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ये फलाना ढीकना, या अपनी पब्लिकेशन में एक पेज लगा दो घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ये। तो ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल एंटिटी क्या कर रही है? एडवर्टाइजमेंट कर रही है, और इस बात का पैसा ले रही है जेठालाल से। क्या ये चैरिटेबल एक्टिविटी मानी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी, और ये टैक्सेबल है। या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे एक चैरिटेबल एंटिटी है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक चैरिटेबल एंटिटी है, आ रही है मेरी बात समझ में? अब वो चैरिटेबल एंटिटी क्या कर रही है? वो चैरिटेबल एंटिटी, अब मान के चलो कोई प्राइवेट बंदा है, कंपनी है, फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएल कोई भी है, वो अपना कोई प्रोग्राम कर रहा है, चैरिटेबल प्रोग्राम नहीं, अपना कोई प्रोग्राम कर रहा है जिसकी उसे कोई टिकट बेचनी है, अपने एडमिशन कराने हैं, और वो बोला इस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से कि हम आपको एक पर्टिकुलर पैसा देते हैं, आप हमें सर्विस दो कि आप हमारी टिकट्स को बेच दो, आपके नाम से लोग टिकट्स खरीद भी लेंगे, आपके नाम से लोगों को भरोसा होगा हमारा प्रोग्राम के अंदर लोग आ जाएंगे, या हमारे यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे, और वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस दे रहा है, ठीक है मैं टिकट बेच दूं। वो चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं कर रहा है भाई, और वो जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई। अब हम और क्लेरिफिकेशन में चलेंगे, आपको और समझ में आएगा, धीरे धीरे देखिएगा प्यारे बच्चों। अब ये बोल रहा है मानकर चलो कोई चैरिटेबल एंटिटी है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कैसी? कि वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल्स को मैनेज करती है, फ्री में कर रही है या थोड़ा बहुत पैसा ले रही है, हॉस्पिटल्स को मैनेज कर रही है, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होटल अकोमोडेशन, जैसे धर्मशाला टाइप हो गई, और उसमें होटल अकोमोडेशन है, मतलब रुकने की सुविधा दी जाती है, आप भी देखते होंगे ना, बड़े बुजुर्ग जब पहले जाते होंगे, तो आजकल तो चलो हम होटल में रुकते हैं 5 स्टार 7 स्टार, क्योंकि पैसा है, कमाई है, सब कुछ है। पहले क्या होता था कि आप जा रहे हो कहीं, मान लो हरिद्वार, ऋषिकेश, तो वहां लोग क्या बोलते थे कि यार धर्मशाला में रुक लेंगे यार, सस्ता रह जाएगा। धर्मशाला कौन मैनेज कर रहा है? कोई चैरिटेबल एंटिटी मैनेज कर रही है, वहां पे वो रुकने की आपको देती है फैसिलिटी, सर्विस। अगर वो एक दिन रुकने का 1,000 रुपए तक या उससे कम ले रही है, तो जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर 1,000 रुपए से ज्यादा लिया जा रहा है, तो वो टैक्सेबल है। सपोज करो आपका नाम है चुन्नू, और आपका दोस्त है मुन्नू, तो चुन्नू और मुन्नू गए हरिद्वार। हरिद्वार में वो रुके एक धर्मशाला, एक कमरा लिया उन्होंने। उस धर्मशाला को मैनेज करता है एक चैरिटेबल एंटिटी, जो सेक्शन 12AA या 12AB में रजिस्टर है। अरे मेरी बात यहां तक समझ में? अब वो चुन्नू है या जो वो मुन्नू है, अब वो चुन्नू है या जो मुन्नू है, वो अब क्या करेगा? वो चुन्नू या मुन्नू ने कमरा लिया और उससे किराया लिया गया, सपोज करो पहला केस 800 रुपए एक दिन का पर डे। कौन ले रहा है? ये चैरिटेबल एंटिटी। तो क्या इसके ऊपर 800 पे जीएसटी लगेगी? नहीं, एग्जेप्ट। लेकिन अगर एक दिन का किराया लिया मोर देन 1,000, 1,000 रुपए से ज्यादा, हाँ तो एग्जेम्प्ट नहीं है, जीएसटी लगेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अगर सपोज करो, ये नेक्स्ट वाला हमने पढ़ लिया, मैं दोबारा बता देता हूं। कोई चैरिटेबल एंटिटी है, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ाया था, जेठालाल का एग्जांपल दिया था। चैरिटेबल एंटिटी है, वहां पर कोई डोनेशन देता है, डोनेशन देता है,
और आप उस डोनर का नाम पब्लिश कर रहे हो, वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन डोनर का नाम पब्लिश कर रहा है, डोनर का नाम पब्लिश कर रहा है। अगर डोनर का नाम इसलिए पब्लिश किया जा रहा है ताकि उसको प्रमोट करें और उसका एडवर्टाइजमेंट करें, तो उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन सिर्फ प्रमोशन नहीं हो रहा है, सिर्फ बंदे का नाम लग रहा है कि इसने दिया, उसका बिजनेस नहीं बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक चैरिटेबल एंटिटी है, जेठालाल ने उसमें एसी दिया, चैरिटेबल एंटिटी ने लिखा कि जेठालाल ने एसी दिया, खत्म, कोई प्रमोशन नहीं, तो ये तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर उसने लिखा चैरिटेबल एंटिटी ने जेठालाल, जो कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हैं, जिनकी दुकान यहां पर है, जो एसी और फ्रिज और टीवी का व्यापार करते हैं, मोबाइल भी बेचते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के बेचते हैं, उन्होंने अपनी सद्भावना के साथ में ये एसी हमें दिया है, अरे भैया प्रमोशन कर दिया भाई, तो ये टैक्सेबल है। क्लियर है ये चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात पूरी तरह से समझ में आ गई। तो अभी तक सर मेरे को आपने जितना समझाया उतना मेरे को 100% समझ में आ गया। अभी ये चैरिटेबल वाला खत्म नहीं हुआ, आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से तो खत्म हो गया, आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से तो खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको इसका पूरा क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। एक्चुअली में पता क्या होता है, अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो यही पूछ लिया जाएगा डोनर वाला या ये होटल अकोमोडेशन वाला, और आपको याद ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा, तो आप उसमें आंसर नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके मॉड्यूल में कम दिया था, अपन पूरा पढ़ रहे हैं, तो अब आप आंसर लिख पाओगे। अब आ जाता है इसके बाद में नेक्स्ट, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी? रिक्रिएशनल ट्रेनिंग और कोचिंग। रिक्रिएशनल ट्रेनिंग और कोचिंग का मतलब क्या है? आर्ट्स या कल्चर या स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहा है, जैसे डांस, किसी भी तरीके का डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर मेकिंग, लिटरेरी, थिएटर, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर या स्पोर्ट्स। अब आप बोलोगे कि लेकिन सर अभी तो आप थोड़ी देर पहले जब पढ़ा रहे थे तब आपने ये बोला था, अभी सर जब आप थोड़ी देर पहले हमको पढ़ा रहे थे तब आप ये बोल रहे थे कि ये डांस म्यूजिक यहां कवर नहीं है। अरे पागलों सुनो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां पे क्या था? यहां पे चैरिटेबल एंटिटी पता है क्या बोल रही थी? यहां पर चैरिटेबल एंटिटी बोल रही थी कि मैं योगा का प्रमोशन करती हूं, और अंदर जाकर देखा तो डांस का प्रमोशन किया था। ये फ्रॉड नहीं है क्या? अगर किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को आर्ट्स को बढ़ावा देना है, आर्ट आर्ट बढ़ानी है, क्या बोलते हैं, कथकली, भरतनाट्यम, फलाना ढिकना, या कॉमर्स को, आर्ट्स को, कल्चर को बढ़ावा देना है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है, तो आप दो ना, और आप उसके लिए पैसा लोगे, उसे एग्जम्प्ट मान लेंगे। लेकिन आप ये क्यों बोल रहे हो जीएसटी डिपार्टमेंट को कि हम चैरिटेबल एंटिटी योगा का प्रमोशन कर रहे हैं? नहीं, आप डांस का प्रमोशन कर रहे हो, आप यहां पर आकर रजिस्टर हो जाओ ना, आप यहां पर आकर रजिस्टर हो जाओ ना, आप ये बोलो ना मेरा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और मैं रिक्रिएशनल ट्रेनिंग या कोचिंग देता हूं, एग्जम्पशन मिल जाएगा। सच तो बोलो जीएसटी डिपार्टमेंट से, झूठी बोल रहे हो यार दोस्त, ऐसा नहीं चलेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? ऐसा नहीं चलेगा। आलू के अंदर छेद कर दिया आपने और बोला ये पनीर है खा ले, ऐसे थोड़े, पनीर को तो हम जानते हैं कैसा होता है। तो अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी चैरिटेबल एक्टिविटी दे रही है, रिक्रिएशनल ट्रेनिंग या कोचिंग, जैसे आर्ट्स को, कल्चर को, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है ना, जैसे स्कल्पचर मेकिंग, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा लिटरेरी को बढ़ावा दे रही है ना, या थिएटर को, स्पोर्ट्स को, इनको बढ़ावा दे रही है, तो वो एग्जेम्प्ट है। इनके अलावा कोई दूसरी एक्टिविटी है, सिर्फ इनके लिए एग्जेम्प्ट है, इनके अलावा कोई दूसरी एक्टिविटी है, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। स्टूडेंट बोलता है यहां तक की बात सर मेरे को समझ में आ गई। इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस दे रहा है ओल्ड एज होम से रिलेटेड, मतलब वृद्ध लोगों के लिए रहने का, खाने पीने का, सोने का कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो एग्जाम्प्ट मान लिया जाएगा। कब? एक तो जो ओल्ड पर्सन है उसकी एज 60 साल से कम नहीं होनी चाहिए, प्लस उनको रहने के लिए और वो सब उसका खर्चा लिया जा रहा है, तो एक मेंबर से एक महीने का 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं लिया जाएगा, मैक्सिमम 25,000। और ये जो 25,000 है ना, इसके अंदर बोर्डिंग, लॉजिंग, मेंटेनेंस सब है। मतलब सपोज करो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सपोज कीजिएगा कि एक चैरिटेबल एंटिटी है, सपोज कीजिएगा एक चैरिटेबल एंटिटी है, आ रही है मेरी बात समझ में?
एक चैरिटेबल एंटिटी है। अब वो चैरिटेबल एंटिटी क्या कर रही है? अब वो चैरिटेबल एंटिटी क्या कर रही है? ओल्ड एज होम की सर्विस दे रही है। मेरे बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर दीजिएगा। अब ओल्ड एज होम की जो सर्विस दे रही है उसमें वो एक मेंबर से रुपया लेती है 25,000 एक महीने का। हमने बोला था 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले। अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी ओल्ड एज होम की सर्विस दे रही है और एक आदमी से 25,000 रुपए ज्यादा नहीं ले रही है, 25,000 या उससे कम ले रही है, 25,000 से ज्यादा नहीं ले रही है, लेकिन वो ये बोलती है कि इसमें मेंटेनेंस का 1,000 रुपया अलग लगेगा, बोर्डिंग लॉजिंग इनका जो रुपया लगेगा वो 500 रुपये लगेगा, 1,500 रुपये और लगेंगे, तो टोटल्स देखा जाए तो 26,500 हो गया। ये एग्जेम्प्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि लॉ बोलता है जो 25,000 रुपये पर मंथ आप ले रहे हो ना ओल्ड पर्सन से, जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, जिसको आप ओल्ड एज होम की सर्विस दे रहे हो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो 25,000 है इसमें सब कुछ है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो एग्जेम्प्ट माना जाएगा, अदरवाइज एग्जेम्प्ट नहीं माना जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर समझ में तो सब कुछ आ गया, लर्न करने को बहुत सारा है, आपने स्टार्टिंग में भी बोला था सर कि आपको समझ में एक एक चीज आ जाएगी, चार्ट के थ्रू हमने एक एक चीज को यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है, बस आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इस चैप्टर को आप ना इसे मजाक में नहीं ले सकते। आ रही है मेरी बात समझ में यहां तक? और भी कुछ क्लेरिफिकेशन है उनको भी देख लेते हैं। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक चीज देखिए, टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट दी चैरिटेबल सर्विसेज गिवन बाय चैरिटेबल एंटिटी। चैरिटेबल एंटिटी चैरिटेबल सर्विस दे रही है, वो हमने पढ़ लिया कि किसको चैरिटेबल सर्विस माना जाएगा, कौन एग्जेम्प्ट है कौन नहीं है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चैरिटेबल सर्विस ले रही है, या जो कि सर्विस या गुड्स ले रही है, अभी तक तो मैंने बोला एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल सर्विस दे रही है, तो क्या एग्जेम्प्ट है क्या नहीं है, पूरा डिटेल में इस क्लास में, इसके पहली वाली क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा एग्जांपल्स के साथ। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, चैरिटेबल एंटिटी, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई सर्विस या गुड्स ले रहा है तो क्या होगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को सप्लाई आ रही है, चाहे से गुड्स की या सर्विस की, और विद इन इंडिया आ रही है, मतलब इंडिया से, इंडिया का ही कोई बंदा है जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को गुड्स या सर्विस दे रहा है, यहां पर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रिसीवर है, रेसिपिएंट है, सप्लायर इंडिया का कोई दूसरा है, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, उस पर टैक्स लगता है। आपने देखा भी होगा, अगर आपको याद हो, एक ना न्यूज चैनल पे, कभी यूट्यूब पर जाकर देख लेना आप, यूट्यूब पर एक न्यूज चैनल के ऊपर शायद सुधांशु त्रिवेदी था या कौन था मुझे याद नहीं है, उसको बुलाया गया था ऐसे ही बातचीत करने के लिए, इंटरव्यू का। वहां पे बड़े बड़े लोग बैठे थे, इंटेलेक्चुअल अच्छे लोग, उसमें से ना एक सरदार जी थे, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, बोला सर आपको पता है सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के अंदर सिख एक ऐसी कौम है, सरदार ऐसे लोग हैं जिनके गुरुद्वारे जो होते हैं उसमें लंगर लगता है, वो फ्री में बांटा जाता है, और अगर सिर्फ इंडिया का लोग है ना, तो एक महीने के अंदर कम से कम मिनिमम 10 करोड़ रुपए का तो लंगर में खर्चा होता ही होता है, ऑल ओवर इंडिया में और वर्ल्ड में, और पूरे वर्ल्ड में गुरुद्वारे बने हुए हैं और सब जगह पर फ्री लंगर लगता है। लेकिन इंडिया के अंदर जो गुरुद्वारे लंगर के लिए सामान लेकर आते हैं, दाल रोटी आटा पाटा ये सब सब्जी, उस पर जीएसटी लगता है। मतलब गुरुद्वारा आप समझ लो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसको सप्लाई मिल रही है, वो रिसिपिएंट है, और वो गुड्स की या सर्विस की सप्लाई ले रहा है विद इन इंडिया, इंडिया से, तो जीएसटी लगता है, एग्जेम्प्ट नहीं है। वहां पर चुप हो गए थे जो बीजेपी का आदमी था, बोला सर टैक्स को चलो ठीक है, आप टैक्स बढ़ा रहे हो, मार रहे हो दुनिया को, ठीक है, पर आप सोचो ना कि गुरुद्वारे जो फ्री में खाना खिलाते हैं, जो काम सरकार का है, सरकार की बस की नहीं है वो फ्री में खाना खिला दे, असलियत में गुरुद्वारे खिलाते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड खिलाते हैं, बाकी जगह पे टैक्स नहीं लगता है। इंडिया के अंदर गुरुद्वारे जो गुड्स या सर्विसेज खरीद कर लेकर आ रहे हैं इंडिया के दूसरे सप्लायर से, उसके ऊपर जीएसटी लगता है सर, माफ नहीं है।
यही बोला जा रहा है कि अगर इंडिया के अंदर ही वो उनको कोई गुड्स या सर्विस की सप्लाई मिल रही है वो एग्जेम्प्ट नहीं है। अगर सर आउट ऑफ इंडिया है, आउट ऑफ इंडिया है तो एग्जेम्प्ट है। अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको आउट ऑफ इंडिया से अगर कोई सर्विस मिली है, गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं, सर्विस की बात कर रहा हूं। जब मैं इन इंडिया बात कर रहा था तब मैं गुड्स सर्विस दोनों की बात कर रहा था, अब मैं बात कर रहा हूं आउट ऑफ इंडिया से सर्विस मिल रही है तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर कोई बाहर का सप्लायर है आउट ऑफ इंडिया का और वो सर्विस दे रहा है, सर्विस दे रहा है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन दो ऐसी सर्विस हैं जो आउट ऑफ इंडिया से आ रही है वो एग्जेम्प्ट नहीं है। एक तो OIDAR की सर्विस, ये क्या होती है ये आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ लोगे, यहां पे पढ़ाने लगूंगा तो अलग ट्रैक पे चले जाएंगे। या फिर इंपोर्ट सी फ्राइट, कुछ मंगाते हैं तो वो किराया भाड़ा लगता है, वो टैक्सेबल है। उसके अलावा आउट ऑफ इंडिया से अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सर्विस ले रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात 100% तरीके से समझ में आ गई। यहां पर हमारा ये फर्स्ट सर्विस एग्जामिशन के अंदर फर्स्ट सर्विस कंप्लीट होती है जो कि है चैरिटेबल सर्विसेज बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। आपका स्टडी मटेरियल में जितना दिया है ना उससे कहीं ज्यादा डीप में जाकर मैंने आपको पढ़ाया है। डीप में क्यों पढ़ाया है? इसलिए क्योंकि क्या होता है बच्चा ऊपर ऊपर से पढ़ जाता है, पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है। अब आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैंने एक एक चीज को आपको बहुत अच्छे से समझाया है यहां पर। आ रही है मेरी बात समझ में? अभी हम इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। मैं चाहता हूं अभी आप यहां तक मैंने जितना पढ़ाया उसे रिवाइज कर लो, है ना। फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको करेंगे, फिर बाकी जो दूसरी सर्विस होगी उसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए मैं ये मानता हूं कि आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा, यहां तक क्लास नंबर 1 देख ली और ये वाली क्लास देख ली, और आप यहां तक एकदम रिवाइज करके बैठे हुए हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्लियर हैं। क्वेश्चन करते हैं। एक एंटिटी है चैरिटेबल एंटिटी जिसका नाम है MTCT, सेक्शन 12 OB ऑफ 19 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर रजिस्टर है, कुछ सर्विस देती है। आपको बताना है कि 18% ऑफ इंटरेस्ट रेट से, टैक्स रेट से, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, 18% ऑफ टैक्स रेट से कितना टैक्सेबल अमाउंट आएगा, कितना टैक्स लगेगा, कितना GST लगेगा। कौन सी सर्विस है? पहली सर्विस है कि वो उन्होंने 6 लाख रुपए की फीस चार्ज करी है, उन्होंने योगा कैंप लगवाया था, उसमें पैसा आया था उनके पास में। तो हमने क्या पढ़ा था? अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो सेक्शन 12 AA या AB के अंदर रजिस्टर है और अगर वो योगा या स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन के एडवांसमेंट के लिए सर्विस देता है तो वो एग्जेम्प्ट है। दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड फॉर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू एबेंडन, ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन, तो उस केस में क्या होगा? सर हमने पढ़ा था ये एग्जेम्प्ट होगा। अमाउंट रिसीव्ड फॉर रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, क्या कहीं भी हमने ये पढ़ा कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पर देता है? नहीं। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर कहीं भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की रेंटिंग हमने नहीं पढ़ी। तो ये क्या है? ये टैक्सेबल है, बाकी सब एग्जम्प्ट है। 35 लाख पे टैक्स लगेगा। पेमेंट मेड फॉर द सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ सर्विस प्रोवाइडेड लोकेटेड इन इंग्लैंड, मतलब जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उसको सर्विस मिल रही है और पैसा दिया है, अभी तक तो उसे पैसा रिसीव हो रहा था। अब ये बोल रहा है कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने पेमेंट किया है। क्यों पेमेंट किया है? क्योंकि उसने इंग्लैंड से चैरिटेबल एक्टिविटीज ली थी, सर्विस ली थी और उसका उसने पेमेंट किया। हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन से सर्विस ले रहा है, आउट ऑफ इंडिया से सर्विस ले रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट है। सिर्फ दो ऐसी सर्विस हैं जो अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ इंडिया ले रहा है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, उन पर टैक्स लगता है, ये OIDAR की सर्विस या इनसाइड सी फ्राइट। इनके अलावा अगर इंडिया का चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ इंडिया से कोई भी सर्विस लेता है वो एग्जेम्प्ट है। यहां पर देखिए ये जो सर्विस है, ना तो ये OIDAR सर्विस है, ना ये इंपोर्ट सी फ्राइट की सर्विस है, ये तो चैरिटेबल एक्टिविटी सर्विस है।
तो ये एग्जेम्प्ट होगी, ये एग्जेम्प्ट होगी। क्लियर है ये चीज यहां तक? ये 10 लाख आएगा इसमें। क्लियर है ये चीज यहां तक? नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव किया है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने क्योंकि उसने सर्विस दी थी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की, एग्जेम्प्ट है। तो यहां पर हमने एग्जेम्प्ट लिख दिया। एक चैरिटेबल एंटिटी है जो कि ओल्ड एज होम की सर्विस प्रोवाइड करता है, 60 साल से ज्यादा के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, और जिसका कंसीडरेशन वो जो ले रहा है वो 5,000 रुपए महीना ले रहा है, जिसके अंदर बोर्डिंग लॉजिंग मेंटेनेंस सब कुछ इंक्लूडेड है, तो वो क्या माना जाएगा? एग्जेम्प्ट माना जाएगा। तो टैक्स कितने पर लगेगा? सिर्फ टैक्स लगेगा इस कमर्शियल प्रॉपर्टी 35 लाख के ऊपर 18%, मतलब 6,30,000 का टैक्स लग जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर यहां मेरे को ये क्लियर समझ में आ गया, यहां पर आपकी जो फर्स्ट सर्विस है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चैरिटेबल एक्टिविटीज, ये कंप्लीट होती है 100% तरीके से। तो मैं चाहूंगा प्यारे बच्चों यहां तक, अभी तो ये चैप्टर लेंदी है, बड़ा है ये चैप्टर, अभी तो हमें बहुत डिटेल में पढ़ना ही का है आगे इसको। मैं चाहता हूं एक बार आप यहां तक इस चैप्टर को बहुत अच्छे से और प्यार से रिवाइज कर लें प्यारे बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट सर्विस पर चले जाएंगे, रिलीजियस सर्विस है उस पर चलेंगे, फिर आगे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।